अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट आवर इंडस्ट्रियल रिलेशन, और वी कैन से फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या हम बोल सकते हैं कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड अपॉन कि किन किन चीज़ों के ऊपर किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड करते हैं। इन फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो होता है हिस्ट्री, कि किसी इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, क्या वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में गुड रिलेशन है, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में गुड रिलेशन है। अगर अच्छे रिलेशन होंगे तो ओवरऑल हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होंगे। अगर किसी इंडस्ट्री में बैड वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में बैड रिलेशन होंगे तो नेचुरली ये स्वाभाविक है कि इंडस्ट्री में लॉकडाउन रहेगा, बात बात पे स्ट्राइक होती रहेगी। तो कुछ कंपनियों की हिस्ट्री होती है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होते हैं। आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात है इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन। अब इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन की बात करें तो ये सभी की ह्यूमन नीड है कि सर्वाइवल रहने के लिए सभी को पैसों की तो जरूरत है। अगर किसी इंडस्ट्री में इतनी पे स्ट्रक्चर ही नहीं दिया जाता कि वहाँ ह्यूमन अच्छी तरह से अपनी जरूरतें पूरी कर सके, सर्वाइव कर पाए, तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। देर देर सवेर या तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, या स्ट्राइक हो जाएगी, या लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो दूसरा फैक्टर होता है इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन। तीसरी बात करें हम सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड। सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड पूरी करना भी इंडस्ट्री में सभी वर्कर की बहुत आवश्यक होता है। उसके ऊपर भी इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट क्या प्रोवाइड करते हैं आप, वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग में किसी किसी को कोई नई चीज़ दे रहे हैं, इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आपने कभी वर्कर्स की या जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनसे आपने सहमति दी, उनसे डिस्कस किया, या थोपने की कोशिश की? क्योंकि जॉब 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 डिसीजन में या जॉब किसी जगह जॉब करते समय सभी ये एम्प्लॉय ये चाहते हैं कि हमसे भी मैनेजमेंट कुछ पार्ट तक ये पूछे। हालांकि कुछ डिसीजन पे मैनेजमेंट लेवल के लोगों का ही काम होता है नए डिसीजन लेना, लेकिन फिर भी अगर आप छोटे लेवल से भी उनसे लोगों से कोई बात पूछेंगे या डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो वहाँ उनकी सोशल एंड साइकोलॉजी नीड पूरी होती हैं और अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बनते हैं। एक और फैक्टर होता है ऑफ जॉब कंडीशंस, कि आप ऑफ जॉब कंडीशन में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जॉब के अलावा सोशल कल्चर को क्या बढ़ावा देते हैं इंडस्ट्री में? क्या मान लिया अगर आपकी इंडस्ट्री में दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्या उनके त्योहारों को, क्या उनकी मान्यताओं को क्या आप मान्यता देते हैं? क्या आप दिवाली ही सेलिब्रेट करते हैं, कभी ईद सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं? इस तरह कई चीज़ें आती हैं कि जो ऑफ जॉब कंडीशन है, क्या इंडस्ट्री में आप उन चीज़ों को भी निभाते हैं? ये भी एक फैक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए डिपेंड करता है। एजुकेशन, हमेशा इंडस्ट्री में ये देखा जाता है कि अगर आपने आपके एम्प्लॉय को अच्छी एजुकेशन नहीं दी है तो ट्रेड यूनियन वाले या दूसरे फैक्टर उन पे हावी रहते हैं और वर्कर को भड़काने का काम करते हैं। तो आप किसी इंडस्ट्री में एजुकेशन स्तर क्या है, क्या एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है? क्या कोई वर्कर आपके पास आता है या कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है, वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहता है, क्या आप उसको प्रमोट करते हैं या उनको डिमोरलाइज करते हैं? इन चीज़ों के ऊपर भी हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड करता है। अब मैंने सेंटर में लिखा है ट्रेड यूनियन स्ट्रेंथनिंग। ट्रेड यूनियन स्ट्रेंथनिंग भी एक पार्ट है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए अगर ट्रेड यूनियंस को आपने अच्छी तरह से स्ट्रेंथन किया है, आप उनको अपनी कंपनी में मान्यता देते हैं। बहुत से एम्प्लॉयर्स की ये टेंडेंसी होती है
कि अगर हम ट्रेड यूनियन बनने देंगे इंडस्ट्री में तो शायद ट्रेड यूनियन हमें हमारी इंडस्ट्री को लॉकडाउन की तरफ ले जाएगी, स्ट्राइक की तरफ ले जाएगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन ट्रेड यूनियन को भी सही डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। आप ट्रेड यूनियंस को, जब ट्रेड यूनियन आपसे अच्छे एटमॉस्फेयर की, अच्छे पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वही ट्रेड यूनियन को आप रीडायरेक्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखा सकते हैं कि आपकी किस तरह वर्कर जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। इसके लिए भी योग ट्रेड यूनियन का बहुत योगदान होता है। तो ये एक फैक्टर ये भी डिपेंड करता है ट्रेड यूनियन स्ट्रेंथनिंग के आपके वर्क इंस्टीट्यूशन में या कंपनी में ट्रेड यूनियन को कितनी स्ट्रेंथनिंग आप देते हैं, कितनी मान्यता देते हैं। अगला फैक्टर आता है नेगोशिएशन स्किल, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मान लिया कोई डिमांड जनरेट होती है या कोई नई जॉब इनरिचमेंट की बात होती है, तो क्या मैनेजमेंट अपने निचले लेवल से के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार है? बहुत जगह पे क्या होता है इंडस्ट्री में कि ये जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं वो इस बात को सुनना नहीं चाहते कि निचले स्तर के लोग हमारी किसी बात को मना करें। तो वहाँ पे एक नेगोशिएशन स्किल भी होती है कि आपने कोई नई चीज इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की, तो आप निचले लेवल से भी राय लीजिए, उनसे नेगोशिएशन कीजिए कि किस तरह पे वो काम कर सकते हैं। तो नेगोशिएशन स्किल, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, इनका ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन को डेवलप करने में। अब पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जब हम किसी कंट्री में, किसी स्टेट में कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो कुछ लॉ, पब्लिक का यहाँ मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपके कंपल्सरी लॉज होते हैं सॉरी, उनको हमें फॉलो करना होता है, तभी हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो उन लॉज के ऊपर भी हमारी इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियल रेगुलेशन डिपेंड करते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि लेबर लॉ होते हैं, कुछ जगह पे लेबर लॉ बहुत मॉडिफाई कर दिए होते हैं स्टेट के द्वारा। फॉर एग्जांपल पंजाब में आप काम करते हैं, हो सकता है पंजाब के किसी इंडस्ट्री या मुख्यमंत्री ने ये कंडीशन लगा रखी हो कि 50% आपको पंजाब के एम्प्लॉइज रखना पड़ेंगे। इस तरह की डिफरेंट कंडीशनें हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन पब्लिक पॉलिसी एंड लॉज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगला फैक्टर की बात करें तो नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सर्विस इंडस्ट्री है, क्या आपकी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, क्या आपकी क्लाइंट बेस्ड इंडस्ट्री है या प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बिग स्केल इंडस्ट्री है या वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो वो भी एक फैक्टर हमारे ऊपर होता है कि क्या हमारी इंडस्ट्री में बहुत बार ये देखा जाता है कि क्या बहुत हाई मार्जिन गेनिंग इंडस्ट्री है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं उनमें इंडस्ट्री तो लग जाते हैं लेकिन हमारे पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आता है, हम अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रियाँ इस टाइप की होती हैं कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 10-10 पैसे के प्रोडक्ट के लिए लोग अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं, तो वहाँ पे इतना मार्जिन नहीं होता। अगर मार्जिन नहीं होता है तो हम वर्कर को वो प्रॉफिट पास नहीं कर पाते, तो स्ट्राइक होने की ज़्यादा चांस है। तो नेचर ऑफ द इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फैक्टर काउंट करता है कि हमारे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरह के। फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री ने पिछले दशक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी वो मार्जिन पास किया। इस दौर में मोबाइल इंडस्ट्री में जो आज का दौर चल रहा है बहुत घाटे वाला दौर चल रहा है, तो इस टाइप में वो आपको बोनस नहीं दे पाते, उससे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन बिगड़ने के चांस होते हैं। तो कहने का मतलब है कि नेचर ऑफ द इंडस्ट्री भी एक फैक्टर होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को डेवलप करने के लिए। बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल बहुत सी इंडस्ट्रियां बहुत कुछ इस तरह प्रकार की होती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि कोई इंडस्ट्री आइसक्रीम बनाती है, तो आइसक्रीम तो आपकी गर्मियों में बिकेगी, गर्मियों में ज़्यादा बिकेगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। लेकिन वही आइसक्रीम अगर सर्दियों में बेचने जाओगे नहीं बिकेगी। कोल्ड ड्रिंक की ऐसी बात है, कोल्ड ड्रिंक अगर आप गर्मियों में बेचोगे बहुत ज़्यादा बिकेगा। अगर कोल्ड ड्रिंक बनाने की कंपनी है
वो आपसे गर्मियों में बोनस मांगती है कंपनी से, शायद कंपनी दे पाए। वही बोनस अगर वहां के एम्प्लॉय सर्दियों में मांगे, शायद वो ना दे पाए। तो मेरा बोलने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारे बिजनेस साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। बस इतना ही है। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने फैक्टर बता दिए। देयर मे बी 100 फैक्टर, तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने कवर कर लिए। तो इन्हीं के ऊपर जो है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड करता है। बाकी जगह को देख के, क्लाइमेट को देख के, बिजनेस टाइप को देख के, कंट्री की पॉलिसी को देख के भी इंडस्ट्रियल रिलेशन किसी इंडस्ट्री में डेवलप होते हैं। थैंक यू।